नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में है। शहर से लेकर देहात तक पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई है और फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तीर्थयात्रियों से फर्जीवाड़ा कर कमा रहे थे लाखों रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार पुलिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही है और ऐसे में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे चारधाम यात्रा के नाम पर, ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इस दौरान एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में ये लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन बना रहे थे और ऐसे में चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर महिला समेत आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके, डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो इनका प्रयास था, उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है। और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं, उनको भी सीज किया है। कि हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियान चला रही है जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यानी कि जो चारधाम में यात्री आ रहे हैं उनको नकली रजिस्ट्रेशन बना करके दे रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन बना कर दे रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही है, अपने चरम पर है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी लोग सक्रिय हैं जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन बना रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये लोग लाखों रुपए श्रद्धालुओं से ऐंठ रहे थे रजिस्ट्रेशन बनाकर देने के नाम पर। तो ऐसे में पुलिस ने अभियान चलाया और हरिद्वार क्षेत्र में शहर से लेकर देहात तक ये अभियान चला, जिसमें कि एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस पूछताछ भी कर रही है कि आखिर कैसे ये लोग ये फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाया करते थे और किनकी इनको शय भी प्राप्त थी। और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की कसरत भी तेज हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हम पूरे देहरादून के अंदर लोगों के बीच जनसंवाद कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए जनसमर्थन भी मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि नगर निकाय चुनाव का समय 6 महीने और बढ़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार नगर निकाय नहीं जीतने वाली है। हम पूरे देहरादून के 100 वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, वो धरातल पे कोई उतर नहीं पाए। ना युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है, ना यहाँ पे कोई उद्योग धंधे लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जबकि यहाँ पे नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो बहुत बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठा दिया। उसमें इन्होंने ये बोला कि अभी हमने इसकी मतगणना पूरी नहीं हुई है, अभी हमारा आरक्षण पूरा नहीं है। विभिन्न प्रकार के इन्होंने बातें कही, जिससे इसमें प्रशासक का कार्यकाल और बढ़ाना चाह रहे हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप सरकार आपकी यहाँ पे है, तो आपने इस समय अवधि के अंदर आपने इसमें परिसीमन क्यों नहीं किया? आपने मतदान जो सूची है मतदाता वाली, वो आपने पूरी क्यों नहीं करी है? ये सारी चीज़ें इनको समय रहते करनी चाहिए थी ना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी महज 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन यात्रा के शुरुआती 2 हफ्ते उत्तराखंड के लिए और चारधाम यात्रा के लिए बहुत निराशाजनक रहे हैं। उत्तराखंड में एक और चारधाम यात्रा जहां अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं इस वर्ष शुरुआत से ही चारधाम यात्रा में बहुत सी
अनहोनी भी देखने को मिली है। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। यात्रा से पहले बीजेपी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। यह अलग बात है कि जब लगातार सवाल उठने लगे तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भी गंभीरता दिखा रही है, लेकिन शुरुआत के दिनों में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? 10 मई को यात्रा शुरू हुई थी। अब तक 52 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। अलग अलग कारणों से हुई मौत को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने क्या कहा, इसे भी समझने की जरूरत है। पूरे रूट को जो होल्डिंग्स पॉइंट है वहाँ पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की जाए और वो हर 2 घंटे पर एक रिपोर्ट भेजेगा इसकी कि वहाँ साफ सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है, और जियो टैग करके वहाँ के फोटोग्राफ से भी भेजेगा। प्रयास यही है कि यात्रा सुरक्षित और सुगम जरूर रखी जाए। इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक कुल 52 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका अलग अलग मैं आपको फिगर दे दूं। गंगोत्री में 3 लोगों की, यमुनोत्री में 12 लोगों की, बद्रीनाथ जी में 14 लोगों की और केदारनाथ जी में 23 लोगों की। साथ ही साथ इस यात्रा के जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि देखिए हमारा प्रदेश टूरिज्म पर बेस्ड है और यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है, और ये हम लोगों का सौभाग्य भी है और हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। हमारे उन व्यवसायियों को जो इस यात्रा पर डिपेंडेंट होते हैं, निश्चित रूप से इसका काफ़ी लाभ मिला है। साथ ही साथ हम लोगों को इसमें कई और चीज़ों को सीखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि आदमी अपने लर्निंग से ही हर चीज़ों को समझता है, जो अनुभव करता है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा प्राधिकरण जो पूरे प्रदेश का होगा बनाने की घोषणा की है, और उसके लिए भी एक समानांतर एक कार्य चल रहा है। हो सकता है इसमें भी कुछ समय लगे। इस यात्रा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो न केवल इन हमारे 4 धाम साहब, बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी आने वाले जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे पूर्णागिरी जी का हो, जागेश्वर का हो, देवी धुरा जी का मेला लगता हो, कांवड़ मेला हो, इन सब के बारे में एक एपेक्स बॉडी रहेगी। मुख्य कार्य इसका बस यही रहेगा कि वहाँ पर क्या आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, प्लानिंग किस प्रकार की हो ताकि यात्रियों को और भी सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुँचने और वापसी का मार्ग प्रशस्त हो, क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ और दी जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को केंद्रित करने की बात की गई है। चारधाम में तीर्थ यात्रियों को हुई मौत पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी अपना बचाव करते हुए दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि यात्रियों की मौत चिंताजनक विषय है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें श्रद्धालुओं की भी गलती है। श्रद्धालु अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपा रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। रमन ने कहा कि लोगों को अपना मेडिकल चेकअप कराकर ही यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। केदारनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में जो जा रहे हैं, इसमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इस दर को कम करने के लिए लोगों को सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। देखिए, वैसे तो बहुत ही चिंताजनक है अगर इस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, पर मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ यात्री पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल स्थिति को भी छुपाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें मेडिकल चेकअप के साथ ही वो यात्रा को दुरुस्त करने का काम करें। और क्योंकि यहाँ पर क्राउड की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं चाक चौबंद है, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। जो हमारी एजेंसियाँ वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को भी इस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अगर वो पहले पहुंच रहे हैं या ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कुछ कमी होती है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए यात्री अगर यात्रा करने के लिए पहुँचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि किसी की भी मौत एक चिंताजनक विषय है और मुख्यमंत्री को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाहरी प्रदेश से आए व्यक्ति की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? स्वास्थ्य महकमा कहाँ है? और जिनकी इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब हैं? बिष्ट का कहना है कि हमने सरकार को पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने विगत वर्षों में हुई मौत से कोई सबक नहीं लिया और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। देखिए, गढ़वाल कमिश्नर ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो है 52 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, तो बड़ा ही गंभीर मामला है। आखिर चारधाम यात्रा पे जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके जान माल की और उनके स्वास्थ्य की जो है किसकी जिम्मेदारी है? हम तो लगातार पिछले वर्षों से कह रहे हैं कि 21-22 में 22-23 में चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी और सरकार को उससे सबक लेकर के चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। हमने सुझाव दिया था कि चारधाम यात्रा में जितने भी CHC सेंटर हैं, जिस पर जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियाँ हों, वहाँ पर जो है सारे चिकित्सीय उपकरण रहने चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए और जहाँ पर भी चारधाम यात्रा के बेस हैं वहाँ जो है विशेष टीमों की व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी सबक जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से नहीं लिया और अभी यात्रा की शुरुआत में अगर मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो पूरी की पूरी यात्रा जो है बाकी है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं जिनकी इस पर पूरी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है इसका विशेष संज्ञान लेना चाहिए और व्यवस्थाएं जो है बनानी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े में जो है सुधार हो और उनको जो है इस तरीके की दिक्कतों का और अप्रिय घटनाओं का सामना न करना पड़े। आखिर जो भी हमारे प्रदेश में श्रद्धा से चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है उसकी सुख सुविधा, उसके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की, लापरवाही की और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, चारों धामों को देखते हुए 52 से ज्यादा तीर्थयात्री जान गंवा चुके हैं। ये सच है कि ज्यादा ऊंचाई की वजह से पहाड़ चढ़ने में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। यात्रा मार्गों पर अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, तो शायद तीर्थ यात्रियों की जान बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। एक और जहां चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं यात्रा में तीर्थयात्रियों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधायक खजान दास से खास बातचीत की है। विधायक खजान दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई भी कहीं पर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से आप लोग अपील भी करेंगे लोगों से कि जब वो आए तो किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, पहले जब कपाट खुले हैं केदारनाथ जी के, यमुना जी के, गंगा जी के और बद्रीनाथ जी के, तो शुरू में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल रहा उस समय, किंतु तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी ने कमान अपने हाथ में ली और समीक्षाएं की, बैठकें की और मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश अधिकारियों को दिया और अब तो तकरीबन 1000 से 1200 अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो चारों धाम में लगे पड़े हैं। अब ऐसी कहीं पे शिकायत नहीं आ रही है कि वहाँ पे अव्यवस्था हो रही है और जहाँ पर भी जैसे पैदल का रास्ता है, यमुनोत्री का हो चाहे अपना केदारनाथ जी का हो, वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी उस समय, तो उस समय के लिए थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई है, किंतु अब सामान्य स्थिति से जो है सब यात्री जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है अपना जैसे ही देखा और उनके पास न्यूज़ पहुंची, खबर पहुंची, उन्होंने तत्काल चुनाव अभियान को छोड़ते हुए वो यहाँ उत्तराखंड आए और तत्काल कमान अपने हाथ में लेते हुए समीक्षाएं की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा में किसी भी प्रकार की व्यवधान न हो और जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है उनको दर्शन कराया जाए और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी निराश न किया जाए, उनके भी दर्शन करवाए जाए।
लेकिन विधायक जी, पहली बार राज्य में ऐसा देखने को मिला कि धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार आप लोगों को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब कभी अव्यवस्था होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, धारा 144 लगातार नहीं रहेगी, वो तत्काल प्रभाव से हट जाएगी, किंतु व्यवस्था को ठीक करने के लिए कभी कभी ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन विधायक जी, यात्रा प्राधिकरण आप लोग बनाने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब यात्रा प्राधिकरण आप बना रहे हैं तो उससे पहले देवस्थानम बोर्ड भी आप ही की सरकार लेकर के आई थी, लेकिन उसको भंग कर दिया गया और अब यात्रा प्राधिकरण। तो किस तरह से आप इन दोनों ही चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, देवस्थानम बोर्ड भी बहुत सही था, किंतु उस समय जो हमारे पुजारीगण हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया। पहले हम सबको उनसे बातचीत करते हुए फिर हमको ये निर्णय लेना चाहिए था। और अब यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात जिस तरह से कही गई है, उसमें लगता है कि ये बनना भी चाहिए, क्योंकि ये सर्वहित के लिए है। किंतु पुरोहित लोगों को, जो वहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको विश्वास में लेकर के और उनके हक हकूक़ को देखते हुए, उनको सुविधाएं देते हुए ये सारे कदम उठाने चाहिए। और इस निर्णय के लिए, अगर ये निर्णय होता है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती भी है, किंतु सर्वसम्मति से ये निर्णय होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है विधायक जी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार कमान संभाल रहे हैं, चाहे जब वो वनाग्नि घटनाएं हो तब उन्होंने कमान संभाली, अब चारधाम यात्रा चल रही है तो वो कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में मंत्री नदारद दिखाई दे रहे हैं, जो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे फिर पर्यटन मंत्री हो, इसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है आप लोगों को। मैं बड़ी सहजता से कहना चाहूँगा कि हालांकि ठीक है, मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, किंतु इस समय चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है तो सभी लगे पड़े थे। किंतु मुख्यमंत्री ने जैसे ही देखा कि वनाग्नि को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की, तत्काल प्रभाव से अपना चुनाव प्रचार छोड़ते हुए वो उत्तराखंड आए। उन्होंने बहुत ही बड़ी समीक्षा बैठक की और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया, स्वयं भी गए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सक्रियता लानी पड़ेगी। खाली मुख्यमंत्री जी पे ही न छोड़े, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जो भी मंत्रीगण हैं वो समझे और अपने अपने काम को समझे। जैसे हमारे प्रभारी मंत्री हैं, अपने अपने प्रभारी जिलों में जाएं, समीक्षाएं करें, बैठक करें, तो ये फिर ऐसी घड़ी उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा विधायक जी, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचते हैं, आपका भी क्षेत्र पड़ता है राजपुर रोड, जिससे होकर के लोग मसूरी जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, तो किस तरह से देख रहे हैं आप ट्रैफिक की, क्योंकि बड़ी समस्या रहती है राजधानी देहरादून में भी और अन्य जगहों पर भी, क्या कुछ प्लान यहाँ पर लाने की ज़रूरत है? देखिए, प्लान तो हमको बहुत ही जल्दी, यानी कि 27 से पहले 26 से पहले हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जब एलिवेटेड रोड तैयार होगी और दिल्ली का व्यक्ति 2.5 घंटे में जब देहरादून पहुंचेगा, उस समय की स्थिति क्या होगी आप सब विज्ञ हैं। क्योंकि अभी ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है, ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सड़कें वही है जितनी थी उतनी है, ज़्यादा चौड़ी करने की भी गुंजाइश नहीं है। हमारे घर है, मकान है, बिल्डिंगें बनी हुई है। इसलिए अभी जो एक प्रस्ताव सरकार ने रखा है कि एलिवेटेड रोड बन रही है वहाँ पे, चाहे रिस्पना पे चाहे बिंदाल नदी पे, तो ये भी जब बन जाएगी तो शहर को राहत भी मिलेगी। तो इसलिए ये प्लान बहुत जल्दी हमको करना चाहिए और करेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। विधायक खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पहले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बोला, फिर उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई, सीएम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत किमतोली रोशाल मोटर मार्ग का उद्धार नहीं हुआ और अंत में थक हार कर ग्रामीणों ने कह दिया अपना हाथ जगन्नाथ। अब किसी की सहायता की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। वर्षों से नेताओं ने धोखा दिया, उम्मीद थी कि इस बार कुछ होगा, लेकिन इस बार भी छोटे से बड़े नेताओं ने वोट तो ले लिए, लेकिन अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी अजीब समस्या है। इन ग्रामीणों की कैसे बताएं और किससे किस्सा सुनाएं? सुनने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। जिले के मालिक एसी वाले चैम्बर से बाहर नहीं आते हैं,
फिर भी ग्रामीणों के पास विकल्प क्या है, कौन बताएगा। रोड हमको परेशानी है रे और उन जन में परेशानी है रे। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। और फिर वोट लेके चले गए, फिर उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। सरकार के दावों पर फिर उठा सवाल। वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां कहने को तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ चुका है, लेकिन सरकार का दावा सिर्फ दावा ही है। ऐसा लगता है जैसे कागजों में ही सड़क बनकर तैयार हो गई और उन्हीं कागजों के दम पर जब कभी भी मौका मिलता है तो नेताजी छाती पीटते हैं। और हमें अभी इतनी परेशानी है कि कोई गिर गया, कोई डिलीवरी है, कुछ केस भी है, तो यहाँ से ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। तो इसलिए हमने 3-4 गांव मिलके हम इस काम को अपने आप उठा रहे हैं और कुछ हो सकता है तो कहीं से कुछ कर सकते हैं। किमतौली रोसाल मोटर मार्ग की मांग, श्रमदान कर सड़क बना रहे गांव के लोग। दरअसल चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत किमरोली रोसाल मोटर मार्ग से फाफर बलाना बोराबुंगा डुंगरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कुछ काम पहले ही रुक गया था। कुछ काम पूर्व में विधायक निधि और ग्राम पंचायत निधि से कराया गया था, जिसकी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। अब ग्रामीणों ने बरसात से पहले स्वयं सड़क को ठीक करने का निर्णय ले लिया है। ग्राम प्रधान बोराबुंगा और प्रमुख समाजसेवी नीरज सिंह ने बताया कि जब किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से सड़क सुधारीकरण की कोई पहल नहीं की गई, तो बदहाल सड़क को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद ही सड़क सुधारीकरण का निर्णय ले लिया है। किमतौली रोसाल मोटर मार्ग से नीचे डुंगरी तक ये मोटर मार्ग जाता है, जहां अभी हमारा एक जवान भाई शहीद हुआ है मातृभूमि के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक निधि से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी घटना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। बरसात में होती है सबसे ज्यादा परेशानी। जनप्रतिनिधियों ने वर्षों तक दिया है धोखा, खुद ही सब करना, सरकार का क्या काम। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात होने पर सड़क में वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है, दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ के लोग पिछले 10 दिनों से श्रमदान कर सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान नीरज सिंह ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोहरा द्वारा इस रोड के सुधारीकरण के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए जिला योजना मद से स्वीकृत कराए गए थे, जो बाद में जमीनी विवाद के कारण लैप्स हो गए। उन्होंने कहा कि जानलेवा रोड से परेशान ग्रामीणों ने खुद से सड़क ठीक करने का बीड़ा उठाया है और ग्रामीण खुद हाथों में सब्बल गेती लेकर सड़क ठीक करने में जुटे हुए हैं। ये बहुत सालों से इसमें रोड में कितने गड्ढे हो गए और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12 बजे डोली में उठा के 2-2 किलोमीटर पैदल गए। अब हमें पता है कि जनता कितनी परेशान है और हमें लोग जो वोट के टाइम में ही आते हैं कि रोड बना देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। अब हम ये पूरी 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हमें कोई कहीं से तो संभव नहीं है कि ये रोड बनेगी। और पहले भी दायरे में पहले भी बोले थे 1 करोड़ रुपये आई है, और उस पैसे का भी हमें पता नहीं कि क्यों गई वापस, क्या हुआ, उसे भी हमें कोई पता नहीं हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि जनता अब हमारा सहयोग कर रही है और हम ये अब कोई भी नहीं करेगा तो हम एक बार प्रशासन के पास भी जाएंगे और हमें कुछ मदद मिलेगी तो हम इसको थोड़ा जिस हिसाब से अभी हमें करना है, हम जो हमारी सोच है, ये जनता हमारे साथ है। अब हम अब इसी के भरोसे हैं, अब हमें किसी का भरोसा नहीं। ग्रामीणों ने मिलकर किया सुधारीकरण का काम, शासन प्रशासन से लगा रहे गुहार, सुनो सरकार। ग्रामीणों ने सड़क को काफी हद तक ठीक कर लिया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब से इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर ग्रामीणों ने समस्याओं से अवगत कराया है, शायद इस बार जिले के मालिक मान जाएं तो गांव वालों का भला हो जाएगा। गांव के लोगों ने साफ कह दिया है कि इस बार चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं, जाहिर है नेताजी फिर से गांव में वोट मांगने तो जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार भी ग्रामीण पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सड़क के लिए जिन लोगों ने श्रमदान किया उसमें इंद्र सिंह, महेश सिंह, त्रिलोक सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, अमित सिंह, धनी सिंह, नारायण सिंह, दान सिंह, गोपाल राम, तेज सिंह, दलीप सिंह, ललित वर्मा शामिल हैं।
कुल मिला के यह है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, अब थक चुके हैं। तो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं इस कार्य को कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। तो जब मुझे आज पता चला तो मुझे भी इनके बीच में आने का मौका मिला, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और तो हम क्या कर सकते हैं। और संभवतः हम लोग, मैं जैसा कि अभी प्रधान जी कह रहे थे, इनने बताया मुझे कि इनका अगला स्टेप जो है कि शायद जिलाधिकारी महोदय से मिलने का है। संभवतः वहाँ से इनको राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, राजधानी में बैठी सरकार करती है बड़ी बड़ी बात। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वर्षों से ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। चुनाव आता है तो नेताजी से लेकर अधिकारी तक आश्वासन देकर निकल जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि गांव में झांकते तक नहीं है। मौजूदा वक्त में राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के दावों पर सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।